वेट करना पड़ेगा, स्टार्ट हो रहा है। रेडी? चलिए, शायद आप जानते ही होंगे, माई सेल्फ नीरज गुप्ता। मैं आप लोगों को कराऊंगा मर्केंटाइल लॉ का पेपर तैयार। ठीक है, मेरी हैबिट है कि मैं जो लेक्चर देता हूँ ना उसको रिकॉर्ड जरूर करता हूँ, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट का कोई लेक्चर मिस हो जाए तो वो आप दोबारा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लेक्चर भी मोस्ट प्रॉब्ली अभी हम थोड़ी देर में ना अपलोड कर देंगे। इट्स माई हैबिट कि मैं लेक्चर देने के बाद ना वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप दोबारा देखना चाहें, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि बार में समझ में आया था, बट फिर भी ये एक एडिशनल फैसिलिटी आप लोगों के लिए रहेगी मेरे सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ, कि जो भी मेरा लेक्चर होगा वो कुछ घंटों के बाद वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो आप उसका यूजर नेम पासवर्ड हम आपको दे देंगे, तो आप घर पे भी बैठ के उसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम इस सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये पेपर आपका 40 मार्क्स का है। ठीक है, और इसका जो कोचिंग है इस पेपर की पर्टिकुलर आप लोगों के लिए, आई विल ट्राई टू फिनिश बाय मार्च 29। ठीक है ना, छोटा सा है, इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। तो आप लोगों की कैपेसिटी मैं देखूंगा धीरे धीरे, अगर आप लोग ज्यादा पढ़ पाएंगे ना तो आई वुड लाइक टू टेक लॉन्गर बैचेस, मतलब 1 घंटे सवा घंटे की लूंगा। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, अदरवाइज धीरे धीरे अगर आप लोग स्पीड पिकअप करोगे तो मैं लंबी क्लासेस, जैसे मैं आईपीसीसी में टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, मेनली माई सब्जेक्ट इज आईपीसीसी टैक्सेशन। तो उसमें तो हम 4 घंटे की क्लास लेते हैं एक बार में, बीच में ब्रेक भी देते हैं और बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आप खुद ही बोलोगे हाँ सर लंबी क्लास ले लो, तो लंबी ले लेंगे, नहीं तो फिर 1-1 घंटे सवा घंटे की क्लास लेंगे, जैसा होगा वैसा कर लेंगे। नाउ इसके अंदर जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक कोई चीज समझ में ना आए आप मुझे आगे मत जाने देना। वैसे मैं आपसे चेक भी करता रहूंगा, और इसमें हमें थियरी है पूरी तरह से, तो चीजें लर्न भी करनी है समझने के साथ साथ। वो ठीक है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने से कोई ये नहीं कि बहुत कंफर्टेबल हो जाती है लाइफ, रादर समटाइम डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि वो उसी से मिलती जुलती और 2 चीजें रख देते हैं सामने। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। बट हाँ ये अच्छा है कि कुछ रट्टा नहीं मारना है ना, चीज अच्छे से समझ ली, याद आ गई थोड़ी बहुत तो उससे काम चलता है, मतलब परफेक्टली अगर याद हो। असाइनमेंट आपको दिया गया होगा, तो ये बुक की जरूरत नहीं है। ये कुछ स्टूडेंट्स को बुक इश्यू हो गई थी ऑलरेडी, तो बुक तो अब डिस्कार्डेड है। आपको कंप्लीट बुक मैं दोबारा से दूंगा, क्योंकि ये बुक पहले कभी मैंने लिखी थी बहुत साल पहले, उसके बाद कुछ और टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाते रहे, उन दोनों में सीपीटी का लॉ नहीं पढ़ा रहा था, तो अब ये मैं दोबारा से पढ़ाना खुद ही शुरू किया है। तो ये मैं असाइनमेंट की फॉर्म में इसलिए दिया आज आपको कि ना इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ पूरा बुक को, स्पेलिंग एरर्स एंड अदर एरर्स आई एम ट्राइंग टू अवॉइड, एंड आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट मोर क्वेश्चंस इन दिस बेस्ड ऑन योर स्टडी मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम्स एंड सो ऑन। सो जो मैं अब आपको बुक दूंगा ये और इसका रिवाइज्ड बेटर वर्जन होगा। सो जो असाइनमेंट आपको दिया आगे से बस यही हमने पढ़ना है, जो बुक है उसको आप रद्दी में दे सकते हो, आगे तो अब किसी और स्टूडेंट को इश्यू ही नहीं होगी, क्योंकि नाउ इट इज ऑफ नो यूज। ठीक है, सो असाइनमेंट अपने आप में कंप्लीट होगा, कंप्लीट थियरी विद ऑल द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड टेस्ट। फाइन, चलिए शुरू करें पढ़ना। तो आज हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। 5 मिनट इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर के बारे में कि है क्या। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स, उससे रिलेटेड लॉ है, बहुत पुराना है, 1930 का, आज तक चल रहा है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा चेंजेस वाली बात नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। जैसे अगर हम फिर वही बात करें इनकम टैक्स की, अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स जो है हर साल तो 100% चेंज होता ही होता है, कई बार बहुत मेजर इंप्रूवमेंट्स अमेंडमेंट्स जो है वो साल के बीच में भी आ जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो एप्लीकेबल होती हैं। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से चल रहा है, तो बस चल ही रहा है, सिंपल सा एक्ट। जैसे कि इसमें नाम से क्लियर हो रहा है ये किस चीज में डील करता है, व्हेन देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स। दोनों बातें अगर एक साथ हों
अभी हम पढ़ेंगे वैसे तो कि क्या क्या चीजें एसेंशियल्स हैं जो चाहिए। अदरवाइज बेसिकली ये दो ही चीजों को डील कर रहा है, एक सेल और एक गुड्स। अगर सेल ऑफ गुड्स है तो इसके अंदर कवर्ड है। सेल क्या होता है? जब आपने किसी को एक चीज बेची, है ना, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अगर आपने कोई चीज किसी को सेल की और उसके बदले में कुछ पैसा लिया तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है ना। गुड्स भी होना जरूरी है, सेल भी होना जरूरी है। जैसे गिफ्ट है, अगर आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट कर दी तो वो सेल नहीं है, तो वो इसमें कवर्ड नहीं होगा एक्ट में। उसके लिए फिर अलग है, कोई भी एक्ट होगा, अलग होगा, नहीं होगा तो किसी भी चीज के लिए एक जनरल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बना ही रखा है। कहने का मतलब है कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो तभी डील करेगा जब सेल है, सेल होनी जरूरी है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया कि भाई गिफ्ट है तो नहीं आएगा इसके अंदर। ऑनरशिप ट्रांसफर की ना, जैसे मैंने एक चीज आपको बेची, उसके बदले में मैंने आपसे कुछ पैसा लिया, तो वो जो चीज आज मेरी थी अब आपकी हो गई। जैसे कार है, गुड्स बेसिकली मीन्स एनी मूवेबल आइटम। अब कार मैंने आपको बेच दी तो उसके बदले में पैसा ले लिया, तो दैट इज अ सेल। सिंपल सी बात है। लेकिन मैंने आपको गिफ्ट की तो मैंने उसके बदले में पैसा नहीं लिया, तो वो सेल नहीं मानी जाती। इज इट क्लियर? तो ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो दोनों सिचुएशन में चेंज है। अगर मैंने आपको अपनी कार बेची तब भी ऑनरशिप चेंज हुई, और अगर मैंने आपको अपनी कार गिफ्ट की तब भी ऑनरशिप चेंज हुई। देयर इज अ ट्रांसफर। पहले वो चीज मेरी थी, अब आपकी हो गई, बट इसको हम सेल नहीं मानते। तो सेल कब होगी? व्हेन आइटम इज गोइंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऑनरशिप इज ट्रांसफरिंग एंड इट इज ट्रांसफरिंग फॉर मनी, फॉर प्राइस, कुछ पैसा गया है, तब उसको हम जो है सेल की डेफिनेशन में कवर करते हैं। ठीक है। एंड हम किस चीज को पढ़ रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स। गुड्स होना जरूरी है। अब गुड्स का मतलब बेसिकली जो उन्होंने डिफाइन किया, वैसे आज हम डिटेल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन इसी पे पूछा गया है। तो गुड्स की जो डेफिनेशन है उसके अंदर मेनली क्या है? मूवेबल आइटम। अब जैसे ये प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं इसको बेचता हूं तो ये कवर नहीं होगी, ये किस में चली जाएगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट किस में डील कर रहा है? मूवेबल आइटम्स में। ज्वेलरी मैंने बेच दी, कार मैंने बेच दी, सामान, कोई भी सामान, गुड्स आपने पढ़ाई होगा, अकाउंट्स में भी बड़ी कॉमनली टर्म यूज होती है गुड्स। गुड्स से क्या मतलब होता है? जो भी हम सामान बिजनेस में बेचते हैं, एनी आइटम विच वी आर सेलिंग इन आवर बिजनेस, वो गुड्स की डेफिनेशन में आता है। तो जब हम उसको बेचते हैं तो वो इसमें कवर होता है। कहने का मतलब है सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब डील करेगा? जब दोनों बातें एक साथ हो, सेल भी हो और सेल किसकी हो? गुड्स की। किसी और चीज की सेल है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई प्रॉपर्टी की सेल है, वो इसमें कवर्ड नहीं होगी, सेल है। या जैसे मैंने एग्जांपल दिया था गिफ्ट ऑफ गुड्स, तो वो भी इसमें कवर नहीं होगा। यानी दोनों बातें जब कवर्ड है, सेल भी है और गुड्स भी है, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल। ठीक होगी बात? अब सवाल यह कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? इस चैप्टर में खासकर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर मेनली जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन हमारे सामने आएगा वो आएगा कि भाई सेल क्या होती है, एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट पे, आज का ये हमारा सब्जेक्ट मैटर कि भाई सेल क्या होती है और एग्रीमेंट टू सेल क्या है। एक्चुअली कई बार क्या होता है, एक तो हो गया कि भाई मैंने आपको अपनी कार बेच दी, बात खत्म हो गई। एक मैंने आपको कहा कि मैं आपको अपनी कार 2 महीने बाद बेचूंगा। हाँ, तो क्वेश्चन अराइज वेदर इट इज अ सेल और नॉट। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद और डिटेल में इसको दोबारा से बताऊंगा, इट इज नॉट ए सेल, क्योंकि मैं आपको एक चीज 2 महीने बाद बेचूंगा। सभी जानते हैं 2 महीने बाद क्या होगा, कुछ नहीं पता। एज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, एवरीवन नोज, लॉ ऑल्सो नोज, तो इसको हम सेल नहीं मान सकते। 2 महीने बाद बेचूंगा, आप 2 महीने कब जब बीतेंगे तब तो सेल होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। बट मैंने आपसे एग्री कर लिया कि मैं आपको अपनी कार 2 महीने बाद 3 लाख रुपए में बेचूंगा, ये हमने आज एग्री किया, तो इट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट, बट इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। एक फ्यूचर के लिए एक बात हो गई, आज कुछ नहीं है। याद हो कि भाई मैंने आज आपको अपनी कार बेच दी, दैट इज अ सेल। 2 महीने बाद बेचूंगा, एग्रीमेंट टू सेल। मैं अपने पिताजी से पूछूंगा, अगर उन्होंने हां कर दी तो आज शाम तक ही बेच दूंगा। क्या हुआ ये? एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि अभी कंडीशनल है। एक कंडीशन है, वो पूरी होगी तो आपको चीज मिलेगी। एक पीरियड है 2 महीना, वो पूरा होगा तो आपको चीज मिलेगी। तो सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस हम समझेंगे। ठीक होगी बात? इसके अलावा जो हमारी कमिंग क्लासेस आएंगी उसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि भाई हायर परचेज और सेल में क्या फर्क है। प्लेज, शायद आपने नाम सुना होगा, कोई भी आदमी होता है, कई बार उसको लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो अपना कुछ सामान गिरवी रख देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा, कंपनी बड़ी फेमस है, लोग गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मुथूट फाइनेंस। तो क्या होता है, उसमें गोल्ड रख लेते हैं और आपको कुछ पैसा लोन की फॉर्म में दे देते हैं। तो वो क्या ट्रांजैक्शन है? क्या वो सेल है? ऑब्वियसली नॉट। मैंने तो गिरवी रखी है ना एक चीज, प्लेज की है। तो सेल में और हायर परचेज में क्या फर्क है?
सेल में और प्लेज में क्या फर्क है, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है। ऐसे एक नाम सुना होगा आपने शायद, बेलमेंट। किसी को एक चीज हमने दे दी यूज करने की, फिर वो वापस लेनी है। लोन वगैरह कुछ नहीं उसमें कनेक्ट है, सिंपल। तो बेलमेंट क्या है, सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस है, बात आ रही समझ। ये सारी ट्रांजैक्शन जो है मेनली इस फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सारा हमारा इस फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद आने वाले जो चैप्टर्स होंगे इसी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसमें हम पढ़ेंगे कि कंडीशंस एंड वारंटीज। जैसे आपने सुना होगा ना, कई बार एक चीज खरीदते हो आप तो उसमें कुछ कंडीशन लगी होती है या कोई वारंटी होती है, वो चीज खराब होगी हम बदल देंगे वो। या आपने सुना होगा लेट द बायर बिवेयर, एक रूल होता है कि भाई कोई भी चीज है तो आप खुद देख के खरीदो। अगर आपने एक चीज बेचनी है, डिलीवर करनी है, तो कैसे डिलीवरी होगी उसकी। अगर आपने खरीद लिया, पैसे नहीं दिए या बायर ने माल नहीं दिया तो क्या होगा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये सारा मिलाकर टोटल ये चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट करता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं दिया हुआ, बट फिर भी ये चैप्टर जो अपनी इंडिविजुअल वेटेज रखता है वो रखता है 10 मार्क्स की, ठीक है। 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से आएंगे। मतलब ये जो आज चैप्टर दिया इससे नहीं, टोटल 4 चैप्टर हैं, चारों मिलाकर। सेल ऑफ गुड्स पे 4 चैप्टर हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 6 हैं और पार्टनरशिप पे 3, ठीक है ना। तो टोटल हो गया आपका 6 और 4 10 3 13 चैप्टर हैं, जिनसे करीब हमारे 39-40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो एवरेज इसका मतलब हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और जो मैंने देखा ट्रेंड करीब करीब है भी ऐसे एग्जाम में, समटाइम किसी चैप्टर से 3 से 5 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, किसी से 2 भी पूछ लेते हैं। एवरेज आप मान के चलिए कि हर चैप्टर से 3 नंबर का पेपर आना है, एवरेज। हर चैप्टर से जो भी मैं आपको कराऊंगा उसमें से करीब 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई आपके तो हर चैप्टर में पूरे, मतलब मेरे लॉ के सब्जेक्ट में तो आपके 40 में से 40 मार्क्स आने चाहिए, एक भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं। मैंने अपनी तरफ से स्टडी मॉड्यूल, पास्ट एग्जामिनेशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट, कोई भी चीज छोड़ी नहीं। आज आपको कंपाइलेशन मिला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका मैं और कंपाइलेशन जो है पूरा अपडेट करके इश्यू करूंगा। तो मैंने एक ही चैप्टर के ऊपर 154 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। आइडिया ये है कि आपको हर चैप्टर पे करीब 150 क्वेश्चन करा के, 14-15 चैप्टर पे करीब 2000 क्वेश्चन करा के भेज दूं, उसके बाहर आएगा नहीं। और सब चीजें मैं यही क्लास में ही करा दूंगा। मोर और लेस होमवर्क के नाम पे सिर्फ इतना ही होगा कि भी जो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए वो आप कर लो, वो भी नहीं, अगर कोई डाउट होगा तो हम क्लास में ही कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा आपको मुझे समय देना पड़ेगा, शॉर्टकट टेक्निक मेरे को आती नहीं है, क्योंकि सर 2 घंटे में ही पढ़ा दो और चैप्टर भी पूरा आ जाए, मैं वो नहीं आता मेरे को। क्योंकि हम सीए में भी यही करते हैं बहुत, मतलब सीए तो खैर ये भी है, आई मीन आईपीसीसी में भी जब हम पढ़ाते हैं टैक्सेशन, तो वही है, टाइम तो पूरा लगाता हूं मैं, बट ये है कि उसके बाद आराम से पूरा डिटेल में हम समझ लेते हैं, ठीक है। अभी तक जितना मैंने बोला उसमें से कुछ पूछना है? नहीं? पढ़ें फिर धीरे धीरे। चलिए, सबसे पहली बात, द सेल ऑफ गुड एक्ट, मिला असाइनमेंट में पढ़ेंगे मेरे साथ। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉज पास्ड ऑन 1 जुलाई 1930। एक चीज आपने करनी है अगली क्लास से, मेरी क्लास में जब आप आएंगे, एक तो पेन तो सबके पास होना ही चाहिए, वो तो होता ही है यूजुअली। आप एक हाइलाइटर भी लाएंगे, जो ग्रीन, वो नहीं होता ग्रीन से कलर का। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने देखा सीपीटी के एग्जाम में ना, कोई कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो रिपीट होती है बार बार पेपर में, तो उस चीज को मैं चाहूंगा कि बीच बीच में, ज्यादा ना सही, कहीं कहीं हाईलाइट करवा दो, ठीक है। अब जैसे डेट है 1 जुलाई 1930, ये एग्जाम में पूछी हुई है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना इस तरह की छोटी सी चीज कोई पूछ लेते हैं कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज पास्ड ऑन, उसमें 4 डेट दे देंगे 1930 की, जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई। तो हमारे को याद होना चाहिए 1 जुलाई 1930। अरे बात समझे, बाकी ये चीजें हमारी प्रैक्टिस से भी क्लियर हो जाएंगी, बट फिर भी दिस इज द सिचुएशन। तो सबसे पहली चीज जो हाईलाइट करने वाले, फिलहाल आप अंडरलाइन जरूर कर लें, फिलहाल आप एटलीस्ट इसको अंडरलाइन कर लें कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज पास्ड ऑन 1 जुलाई 1930। अरे बात समझ में कि किस दिन ये पास हुआ, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया भी हुआ है, तो ये आपको याद रखना है कि इट वाज पास्ड ऑन 1 जुलाई 1930 एंड इट इज डीलिंग ओनली विद सेल ऑफ मूवेबल गुड्स। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है जो एग्जाम में आ सकता है, वो बोलेगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो डील करता है किस किस के साथ, मूवेबल गुड्स, इमूवेबल गुड्स, बोथ, नन, ऐसे करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाता है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब पास हुआ, 1 जुलाई 1930, और ये किसके साथ डील करता है, ओनली विद मूवेबल गुड्स। इमूवेबल समझते हो ना, जो चीज हिल नहीं सकती, जैसे बिल्डिंग, वो इमूवेबल है, तो ये डील किससे करता है, मूवेबल गुड्स के साथ, जो भी चीज इधर से उधर शिफ्ट हो सकती है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट,
द एक्ट डज नॉट डील विद सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से समझा दिया आपको पहले से। द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक उनका सेल, लीज, गिफ्ट वगैरह, दे आर गवर्न्ड बाय सेपरेट एक्ट नोन एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो इसमें भी एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। वो आपसे बोलेंगे कि जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो किस एक्ट में कवर्ड है। हाँ, वो जानबूझ के क्या कंफ्यूज करने के लिए कोशिश कर सकते हैं कि आपको बोल देंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो द स्टूडेंट शुड बी वेरी क्लियर कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है उसका एक्ट कौन सा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये वाला। हो सकता है इसमें आपको ईयर पे कंफ्यूज ना करे, लेकिन वो आपको मल्टीपल चॉइसेस दे देंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यू शुड बी क्लियर कि अगर प्रॉपर्टी की सेल है तो उसके लिए जो एक्ट है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक हो गया। यानी कुल मिला के अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एंगल से चलें, पॉइंट वाइज पॉइंट स्टडी करने के एंगल से चलें, तो अभी तक 3 पॉइंट हमारे सामने आ चुके हैं। एक एक्ट हमारा पास होगा 1 जुलाई 1930 को, दूसरा ओनली मूवेबल गुड्स को डील कर रहे हैं, और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। नेक्स्ट, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर का क्या है कि आप जैसे आगे पढ़ेंगे सीए में, और भी हम बहुत सारे एक्ट पढ़ेंगे, तो जितने भी एक्ट है ना उसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होते मोस्टली। ये कुछ हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी कि जब जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया था तो उसमें ये हमने कंडीशन तय कर ली थी कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी, लोकल गवर्नमेंट, हम किसी भी एक्ट को वहां से सेपरेटली पास करवाएंगे। अगर वो पास हो गया तो जम्मू एंड कश्मीर में लगेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट नहीं लगेगा। जैसे हम सीए के अंदर पढ़ाते हैं, सर्विस टैक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की तारीख में कोई भी सर्विस है उस पर सर्विस टैक्स एक्ट लगता है, राइट। तो सर्विस टैक्स भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। जैसे आप लोग आज हमको फीस जमा कराते हो तो उसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड है, बट जम्मू एंड कश्मीर में अगर मैं यही कोचिंग दे रहा हूं तो उसमें सर्विस टैक्स लेने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि वहां पर सर्विस टैक्स लगता ही नहीं। ठीक है, हमें इमोशनल नहीं होना कि ये क्या बात है, इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर क्या इंडिया में नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है, ये है वो, ऐसे नहीं होना। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया में ही है और हमारा ताज है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो मोस्टली जो एक्ट है वो वहां एप्लीकेबल होते ही नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर के अपने अलग एक्ट होते हैं या अपना वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है, करेक्ट। तो इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो किस तरह से बनेगा, इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पूछेगा सेल ऑफ गुड्स इज एप्लीकेबल टू ए होल ऑफ इंडिया, बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, सी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडमान निकोबार। इस तरह से करके कुछ भी बना देगा। तो यू शुड बी क्लियर कि हाँ क्या था, इंडिया पे है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। यू शुड बी लाइक वेरी क्लियर। हाँ, इस तरह से मल्टीपल चॉइस मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, हाथ की तैयारी करा रहा हूं हर पॉइंट पे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बनता है, क्योंकि हमें सीपीटी के एग्जाम के अंदर नॉलेज तो लेनी है, कंसेप्ट तो मैं आपको क्लियर करके चलूंगा, साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी भी तो करनी है ना। तो मेन चीज ये है कि इसके अंदर कैसे आएगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट वर ओरिजिनली विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दो बातें हैं इसमें। ये कहता है कि जब ये एक्ट पास हुआ, कौन सा 1930 वाला सेल ऑफ गुड्स, ये 1930 का मतलब तो समझते हो ना कि भाई 1930 में पास हुआ तो 1930 हो गया। जब ये एक्ट नहीं बना था तो उससे पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लगता था। एक बात तो ये आई सामने, और दूसरी बात ये आई कि आज मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, आज मतलब जब तक भी 2 दिन में 4 दिन में, तो मैं आपको कुछ प्रोविजंस पढ़ाऊंगा जो कौन से एक्ट में दिए हुए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में। लेकिन सारी बातें नहीं पढ़ा पाऊंगा अभी भी मैं, क्योंकि इन्होंने क्या क्या कुछ बातें लिख दी और अभी भी जो बाकी की बातें रह गई, बाकी की बातें मतलब कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी रह गए, वो कौन से इन्होंने एप्लीकेबल कर दिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले। कहने का मतलब है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ए सुपीरियर एक्ट, इज अ बिगर एक्ट डीलिंग विद मेजर इश्यूज, मोर इश्यूज। उसमें से सेल ऑफ गुड्स एक चैप्टर के ऊपर इन्होंने एक अलग से एक्ट बना दिया। जो जो कॉन्सेप्ट उसमें कवर हो गए उसमें तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा, लेकिन जो जो चीजें रह गई और फिर भी अगर उसके बारे में कोई डिसीजन लेना हो तो कहां पे जाके पढ़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा, कहां जाके पढ़ना पड़ेगा, आई मीन रियल लाइफ में अगर एक सिचुएशन को डील करना है, कोई कंफ्यूजन है, लॉ किस लिए होता है, इसलिए होता है ना भाई, अगर कोई भी चीज गड़बड़ हो गई तो कानून क्या है, लॉ क्या है, तो वो लॉ जो है सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, लेकिन फिर भी जो बातें लिखने से रह गई वो रिमेनिंग प्रोविजंस ऑटोमेटिकली कौन से एक्ट के अप्लाई हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इससे पहले एक्ट कौन सा एप्लीकेबल था तो भी आपको क्लियर होना चाहिए, और रिमेनिंग प्रोविजंस के लिए कौन सा एक्ट लगेगा तो भी, दोनों ही चीजों में आंसर सेम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है,
सो मैं मान के चलूं जो मैंने अपने असाइनमेंट में पेज 1 पे फर्स्ट पैराग्राफ दिया, ये आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये एप्लीकेबल होगा कब से, 1 जुलाई 1930 से। दूसरी बात हमने पढ़ी ओनली मूवेबल गुड्स को डील करता है। तीसरी बात पढ़ी इमूवेबल गुड्स के अंदर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 एप्लीकेबल है। फिर हमने पढ़ा पूरी इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, और लास्ट में हमने पढ़ा कि जो पहले था और अभी भी रिमेनिंग प्रोविजंस के लिए जो रेलेवेंट एक्ट है वो कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर, आगे बढ़ो। नेक्स्ट डेफिनेशंस जो हैं 2-3 दी गई हैं, सिंपल सी हैं। बायर कौन है, अ पर्सन हु बायज और एग्रीज टू बाय, ठीक है। ये एग्री टू बाय का क्या मतलब हुआ, बाय तो होता है खरीद लिया, और एक होता है जिसने एग्री किया, उसको भी बायर माना। अब जैसे मैंने इनसे एग्जांपल लिया था अभी कि मैं कार आपको 2 महीने बाद बेच दूंगा, तो आई एम एग्रीइंग टू सेल एंड ही इज एग्रीइंग टू परचेज। और एक होता है मैंने इनको कार बेच दी, तो आई एम सेलिंग एंड ही इज बाइंग। तो कहने का मतलब सेल में हो गया एग्री, और एग्रीमेंट टू सेल जो कल को फिर कभी होगा सब्जेक्ट टू सर्टेन टाइम और कंडीशन, वो क्या हो गया, एग्री, ठीक है। सो बायर के डेफिनेशन दी है, बायर हु बाइज और एग्री टू बाय द गुड्स। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बोलता हूं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हिंट दिया था कि एक होता है एग्रीमेंट ऑफ सेल, मैंने एक चीज आपको बेच दी। एक हो गया एग्रीमेंट टू सेल, कि मैंने आपके साथ एग्री कर लिया कि मैं कल को सामान आपको बेच दूंगा, जब वो बन जाएगा, जब वो आ जाएगा, जब ये टाइम बीत जाएगा, जब कोई बात है वो पूरी हो जाएगी, करेक्ट। दोनों ही सिचुएशन में हम सेलर बायर माने जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। चाहे मैंने सेल कर दी, चाहे मैंने उस बात के लिए एग्री कर लिया, आज की तारीख में तय तो हो गई ना बात कि फलां डेट को ये मिल जाएगा, ठीक। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी और सेल एक ही चीज होती है? डिलीवरी और सेल तो एक ही चीज नहीं होती। मैंने एक चीज आपको दे दी, ये डिलीवरी है, सेल थोड़ी की है मैंने। हो सकता है मैंने आपको यूज करने के लिए किराए पे दियो, 2 दिन के लिए चेक करने के लिए दियो, वैसे ही दे दियो फ्रेंडशिप में। फ्रेंडशिप में नहीं देते लोग एक दूसरे को, ले भाई मेरी गाड़ी की चाबी, तुझे कहां जाना है जी, यार मेरे को मथुरा तक जाना है, ठीक है, 2 दिन बाद वो वापस कर देगा। ना तो वो सेल है ना वो गिफ्ट है, डिलीवरी है। डिलीवरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, पोजेशन तो है। इज इट क्लियर? इसमें कुछ है नहीं, इसमें एग्जाम के लायक ज्यादा कुछ बनता नहीं, आने को कुछ भी बना दे, लेकिन ये इतना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम के एंगल से। जो नीचे अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 1। ये क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। एक लाइन आई है सिंपल सी, बट इस लाइन में ना बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, और जो भी बात छूट गई मतलब रियल लाइफ में, तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ही नहीं मानेंगे। मैं दोबारा से पढ़ता हूं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, पहला वर्ड लगाओ सेल, लिखो। एक लाइन आई ना डेफिनेशन, अब उस डेफिनेशन को समझना है ना। तो सबसे पहले वर्ड आया अ कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करो। सबसे पहला वर्ड हुआ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी को मैंने एक चीज ऑफर की, उसने एक्सेप्ट की, फिर हमने एक लॉफुल कंसिडरेशन विद फ्री कंसेंट एक दूसरे को दिया। अभी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा मैं, आज ही अभी तो अभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन के अंदर हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझे? आपको ये डेफिनेशन रटनी ही नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, बट आपको नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सो अ कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहली बात क्या है? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? किसी के साथ हम कोई भी चीज एग्री कर लेते हैं। जब मैंने आपको कहा सर आप मुझे एक कप चाय देंगे, आपने कहा हाँ मैं दूंगा रेस्टोरेंट में, तो ये अपने आप में मैंने आपको ऑफर किया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, एक लॉफुल कंसिडरेशन है, दोनों का माइंड कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कहीं इलीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है। मैंने आपको ये नहीं कहा कि सर आप प्लीज उस बंदे को गोली मार देंगे, ये मैं आपको पैसे दे रहा हूं, नहीं, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू जोक। नाउ दिस इज समथिंग अनलॉफुल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये नहीं, एक लीगल लॉफुल कंसिडरेशन है, सब कुछ प्रॉपर, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। इज इट फाइन? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी चीज क्या है इसमें? सेल। कॉन्ट्रैक्ट पहला वर्ड आया, दूसरा वर्ड क्या आया? सेल। तीसरा गुड्स। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ऑफ गुड्स, whereby the seller transfer or agree to transfer.
ठीक है, सेलर क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है या एग्री कर रहा है किस चीज में, द प्रॉपर्टी इन गुड्स। व्हाट इज प्रॉपर्टी, ऊपर लिख लेना अपने हाथ से, प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। इज इट फाइन? सो जब मैं आपको बोल रहा हूं कि द सेलर इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इन गुड्स, मीन्स ही इज ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप ऑफ गुड्स, ठीक है, टू द बायर, ठीक है, फॉर अ प्राइस। अगर प्राइस नहीं होगा तो नहीं मानेगी। इसलिए मैंने कहा था जब गिफ्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेल गिफ्ट में तो कोई प्राइस होता ही नहीं, एंड प्राइस इज एन एसेंशियल एलिमेंट, उसके बिना नहीं मानेंगे इसको। इज इट फाइन प्लीज? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं, हमें पूरा समझ में आ गया। बेसिकली तो सिंपल है, मैंने आपको कहा सर ये चीज दे दो, आपने मुझे वो चीज दे दी, मैंने आपको उसके बदले में पैसे दे दी, भाई इतना ही होता है। हम रोज ही करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है ना। बट फिर भी हमें पढ़ना होगा एक्ट के एंगल से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसको माना जाता है, जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं फॉर अ प्राइस। नेक्स्ट, इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स, that is legal ownership of goods, is known as contract of sale. Is it fine? Next, the analysis of section 4 subsection 1 जो भी ऊपर पढ़ के आए, it reveals that it defines a contract of sale in a vast term. It includes both sale as well as an agreement to sell. मैं आपको पहले भी बताया था agreement to sell क्या है. So contract of sale is defined in section 4 subsection 3. वैसे 1 में है लेकिन उसके दो हिस्से हैं, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, बट दोनों ही 4 सबसेक्शन 3 में है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। इट सेज द टर्म सेल इज डिफाइंड इन सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये कहता है वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड अ सेल। आप बोलेंगे ये तो पढ़ा रहे हो सर इतनी देर से, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन करवाऊंगा। इन अदर वर्ड्स, वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स दैट इज ऑनरशिप इज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट सेल। आपको याद होगा मैंने कहा था मैं कार अभी बेचता हूं, सेल, 2 महीने बाद बेचता हूं, एग्रीमेंट टू सेल। तो फर्क क्या है दोनों में? एक में ऑनरशिप अभी जा रही है, एक में 2 महीने बाद जाएगी। तो सेल के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? इमीडिएटली ट्रांसफर्ड। इसको हाईलाइट करो, या हाईलाइटर नहीं है मतलब अंडरलाइन करो, इमीडिएटली ट्रांसफर्ड वो सेल है। तो अगर आपको ये लाइन बस याद रहे ना, 2 शब्द, तो फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जिसमें ऑनरशिप अभी ट्रांसफर हो रही है इमीडिएटली, दैट इज सेल। जिसमें फ्यूचर में होगी, फ्यूचर फिर कोई भी रीजन हो सकता है, कोई कंडीशन, कोई टाइम, कोई भी बात, तो फिर दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आगे बढ़ूंगा। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल भी 4 सबसेक्शन 3 में है। ये क्या कहता है? वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, दोबारा लिख लो कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, ऊपर फिर से लिख लो ऑनरशिप। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. ठीक है? सो इसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। ये पेज है, ये जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूं जानबूझ के सिंगल साइड फोटोस्टेट करा के दिया है आपको, आगे भी 1 साइडेड ही मिलेंगे, सो दैट जो मैं स्पेशल नोट्स लिखवाऊंगा वो आप अपनी हाथ से ब्लैंक पेजेस पे लिखेंगे। निशान लगाने के लिए आप एरो और उसके ऊपर 1 लिख दें, या जैसे भी हर एक का अपना स्टाइल होता है, सो दैट आपको ध्यान रहे कि हाँ यहां मैंने कुछ अपने हाथ से लिखवाया है आपको, है ना। लिखिएगा प्लीज। ध्यान से लिखिए। इफ ऑनरशिप इज बीइंग, क्या जी? वो कम कराया ना असाइनमेंट, वो मैंने पूछा था, वो बोले हाँ एक स्टूडेंट के लिए नहीं था, शायद क्लास में स्टूडेंट कल कम होंगे, आज 1-2 बढ़े हैं, तो वो फोटोस्टेट उसी हिसाब से कराया था। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा करा दूंगा, डोंट वरी। अभी लिख लो, थोड़ा बहुत होगा वो कर लेना। हाँ मैंने क्या लिखा है? इफ ऑनरशिप,
हाँ, इफ ऑनरशिप इज बीइंग ट्रांसफर्ड, if ownership is being transferred subject to, if ownership is being transferred subject to some condition, if ownership is being transferred subject to some condition or at some future date, or at some future date, or at some future date, then this is called, or at some future date, then this is called agreement to sell. Then this is called agreement to sell. ठीक है, यानी जहां पर ऑनरशिप हमारी ट्रांसफर हो रही है लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और एट सम फ्यूचर डेट, देन दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल। इजी है, यही चीज यहां भी लिखी है, वो मैंने दोबारा क्यों लिखवा दी? याद रखने के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो चीज एक बार हम हाथ से लिखते हैं वो याद रहती है। अगर मैं सारा सिलेबस लिखवाऊं तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो जहां मुझे डाउट होता है कि ये चीज थोड़ा भूल सकते हो, या मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से लिख लो ताकि आपको और अच्छे से याद रहे, वो चीजें मैं आपको अपने हाथ से भी लिखवाऊंगा जानबूझ के। जस्ट उससे ना हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कोई चीज अगर हमने किसी किताब में, डायरी में कहीं लिख के रखी हो तो हमें ज्यादा याद रहती है। इतना तो जरूर ध्यान रहता है कि वहां लिखी थी, तो खोल के देख लेते हैं। इसी तरह से मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आपके हाथ से भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई मैं दोबारा से असाइनमेंट में पढ़ रहा हूं, पेज 2 पर एग्रीमेंट टू सेल की डेफिनेशन में ये कहता है, वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू टेक प्लेस एट ए फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन thereafter to be fulfilled, the contract is called an agreement to sell. Easy? In other words, where the property, that is ownership, is to be transferred at some future date or fulfillment of certain condition, it is called agreement to sell. Thus, agreement to sell does not have the immediate effect of transferring the ownership. Does not have. ठीक है, तो इसको आप हाथ से लिख लो, no immediate transfer of ownership. No immediate transfer of ownership. No immediate transfer of ownership. ठीक है, सेल में मेन बात क्या बताई थी? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप बताई थी, वो तो यहां पर भी है, इमीडिएट था वहां पर, और यहां पर क्या है? नो इमीडिएट। तो यानी कि देखा जाए तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो यही है कि वहां ऑनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर हो रही है और यहां इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हो रही। ठीक हो गई बात? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आती हैं, सेल भी आती है, एग्रीमेंट टू सेल भी आता है। बायर दोनों तरह के होते हैं, जो खरीद रहा है और एग्री टू खरीद। द बायर इज वन हु इज बाइंग और एग्रीइंग टू बाय। सेलर में दोनों आते हैं, जो बेच रहा है या बेचने के लिए एग्री कर रहा है। इसी तरह से सेल में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों आ गए, सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल। फिर से बोलो एक बार, मेरा मन कर रहा है। नहीं, फिर से एक बार बोलता हूं, गलती मत कर जाना। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों चीजें आती हैं। कौन कौन सी? सेल भी आती है, एग्रीमेंट टू सेल भी आती है। बायर में दोनों आते हैं, जो खरीद रहा है या खरीदने को एग्री कर रहा है। सेलर में दोनों आते हैं, जो बेच रहा है या बेचने को एग्री कर रहा है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, A agreed to buy from B a certain quantity of rice. The ship carrying the rice is yet to arrive. अब वो जहाज आएगा तो माल मिलेगा। कंडीशनल हो गया, क्या बोलते हो? सेल है, एग्रीमेंट टू सेल है? एग्रीमेंट टू सेल। नाउ एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। मैंने इनको कहा 2 महीने के बाद गाड़ी दूंगा, तो वो सेल कब बनेगा? जब 2 महीने बीत जाएंगे। सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, पिताजी से पूछने का, पिताजी से पूछ लिया, उन्होंने हाँ कर दिया, सेल हो गई। सो एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल कब? व्हेन द टाइम इलैप्सेस। इलैप्सेस मींस जब समय बीत जाता है। यू अंडरस्टैंड? इलैप्सेस ये लीगल वर्ड है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। सपोज अगर डेफिनेशन में लिखा वर्ड इलैप्सेस, तो चाहे वो मुश्किल है या आसान है, मुझे देना पड़ेगा, है ना? तो
passing, after passing of time, when the time elapses means when the time passes, या after passing of time, लिख लो सिंपल लैंग्वेज में, इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें अगर कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी लग रही है तो आप मुझसे पूछ लो, लिख लो उसको। हमें तो सब्जेक्ट को ना बिल्कुल ना घोट के पी जाना होता है जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ये अब कुछ भी पूछो हमें आता है, दैट इज द कॉन्फिडेंस आई रिक्वायर। सो टाइम elapses मीन्स पासिंग ऑफ टाइम, जब वो समय बीत जाएगा। और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, है ना। इतनी बार हमारे को लिख के या वैसे याद होना चाहिए, जब हम प्रॉपर्टी वर्ड पढ़ रहे हैं तो ऑनरशिप भी पढ़ रहे हैं। अब वो इनकी लीगल लैंग्वेज है कि प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द ऑनरशिप इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। सेल क्या है? इमीडिएट ट्रांसफर। एग्रीमेंट टू सेल क्या है? इन फ्यूचर सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और टाइम। और एग्रीमेंट टू सेल कब सेल में कन्वर्ट हो रहा है? जब वो कंडीशन और टाइम पूरा हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर एक सिंपल सी बात दी गई है नीचे। इन अदर वर्ड्स, वेयर एन एग्रीमेंट टू सेल प्रोवाइड्स दैट द ओनरशिप ऑफ गुड्स शैल बी ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर डेट, इट बिकम्स सेल व्हेन दैट डेट अराइव्स। हमने कहा कि हम 18 तारीख को माल बेचेंगे, तो जब 18 तारीख आएगी तो फिर वो सेल हो ही गया ऑटोमेटिक। And the other formalities are complied with, if not complied with already. And if the ownership is transferred on the fulfillment of some condition, the agreement becomes a sale when those conditions are fulfilled. Examples दिए गए हैं दो। A ने B से एग्री किया कि तेरे को 15 तारीख को स्कूटर दूंगा। It is an agreement to sell because A agreed to transfer the ownership at some future date. ऐसे इसमें कहा है कि B agreed to buy A's car for 30,000 and pay for it if his solicitor, लॉयर की स्पेलिंग गलत टाइप हो गई है, LAWYER, अगर उसका वकील हां करेगा तो। अरे बस में B agrees to buy A's car for ₹30,000 and pay for it if his solicitor, that is lawyer, approves. It is an agreement to sell for A and an agreement to buy for B, ठीक है। Our next heading is essentials and legal rules for a valid contract of sale. इसको हम बाद में पढ़ेंगे। 1 मिनट का ब्रेक, रीडिंग करने का टाइम। पढ़ो जो 2 पेज मैंने आपको पढ़ाए, एक बार देखो, अगर कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। आई गिव यू 1 मिनट्स ब्रेक। मेरे लिए ब्रेक है, वैसे आपके लिए। पढ़ो 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 पढ़ो, शुरू से देखो बिल्कुल ध्यान से। कई बार होता मैंने अपनी तरफ से समझाया, बट फिर भी 2 पेज अगर हमें क्लियर हो गया तो अपने आप में हमारे लिए हो गया। भी चलो आगे बढ़ो।
हो गया? सही समझ में आ गया? हाँ, दोबारा समझाओ, कोई एग्जाम्पल बताओ। ना, वो तो उसने अपने आप ही एक कंडीशन लगाई। जैसे सपोज मैंने आपको कहा, मैंने आपसे डील की और मैंने कहा मैं अपने वकील से पूछूं, ये कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ, एक्ट नहीं है, एक एग्जाम्पल है। हो सकता है जैसे मैं तब से एग्जाम्पल ले रहा था कि मैं अपने पिताजी से पूछूं, तो हो सकता है आप अपने वकील से पूछो, हो सकता है वकील सलाह दे, लो मत लो, हर एक आदमी किसी न किसी से सलाह तो लेता ही है। तो यहाँ पर वर्ड लॉयर को काट के फ्रेंड लिख दो, काट के फादर लिख दो, काट के वाइफ लिख दो, हर एक आदमी किसी न किसी पूछ के तो काम करते ही है ना। बट कंडीशन होगी ना, अगर आपने कहा मैं उसको पूछ के बेचूंगा या पूछ के खरीदूंगा तो फिर वो कंडीशनल हो गया, फिर वो क्या बन गया? एग्रीमेंट टू सेल बन गया। बस यही मेन पॉइंट है, इसका और तो कोई बात नहीं। अरे बस में तो हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूर नहीं वो हमारा वकील हो, कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशनल तो हो गया ना। बात अभी होगी, जो बात होगी उसके हिसाब से बात होगी। ठीक है, छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा एसेंशियल्स एंड लीगल रूल्स फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। में क्या क्या बातें होनी जरूरी हैं, पहले मैं फास्ट ट्रैक पढ़ाऊंगा आपको। पहला, ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें क्या जरूरी है कि मैंने एक चीज ऑफर की हो, आपने एक्सेप्ट की हो, उसमें कोई कंसिडरेशन हो, फ्री विल हो, ये नहीं कि जबरदस्ती मार पीट के मैंने आपकी चीज छीन ली और बोल रहा हूं सेल है, आपने अपनी इच्छा से बेची हो। लॉफुल कंसिडरेशन हो, जैसे मैंने कहा अगर मैंने कोई इस तरह का इलीगल काम के लिए आपको प्रपोजल दिया, स्मगल्ड गुड्स में डील किया या कुछ भी, एनीथिंग विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ, तो उसमें फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो सबसे पहली बात आ रही है सामने, दैट एवरीथिंग शुड बी पक्का पक्का, लीगल लीगल, कोई गड़बड़ नहीं, नो हैंकी पैंकी। दैट इज द फर्स्ट थिंग दे रिक्वायर। अरे बात सुनने, तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दो ऊपर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिकली एवरीथिंग लीगल। लिखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एसेंशियल क्या है कि भाई एवरीथिंग इज लीगल। हर चीज कानून के हिसाब से, कोई गड़बड़ नहीं है। माना अगर उसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होना चाहिए जब 18 साल की उम्र हो, तो आपने उसके बाद ही किया है। एवरीथिंग इज लीगल एज पर लॉ। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अभी पहले चारों पांचों पॉइंट आपको पढ़ा देता हूं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेकंड पॉइंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। नेचुरली कोई भी आदमी खुद को थोड़ी बेच सकता है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। इसका मतलब अगर हेड ऑफिस अपनी ही ब्रांच को माल भेज रहा हो तो चाहे वो बिलिंग भी कर दे, उसको सेल नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली मैं कोई खुद को ही थोड़ी भेज दूंगा। माना एनआईटी का हेड ऑफिस एनआईटी की किसी ब्रांच पे कोई चीज भेज रहा है, तो दैट इज नॉट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, ए एंड बी, ये तो होना ही चाहिए, उसके बिना क्या सेल होगी। तीसरी बात, देयर मस्ट बी सम गुड्स। अब गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएगा क्या नहीं आएगा, माल, मूवेबल आइटम होनी जरूरी है। चौथा, द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। नेचुरली ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। ऊपर आप एग्जाम्पल लिख दो चौथे में, फोर्थ पॉइंट में, आई एम ऑन पेज 3। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड। प्रॉपर्टी मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूं अब तक, प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। तो ऑनरशिप भी मस्ट बी ट्रांसफर्ड, एंड फॉर एग्जाम्पल नॉट गिफ्ट, नॉट बाय वे ऑफ गिफ्ट। तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ गिफ्ट इसमें कवर्ड नहीं है। मैं नीचे की तरफ हूं सर, पेज नंबर 3 पे नीचे की तरफ फोर्थ पॉइंट, पेज 3 फोर्थ पॉइंट पढ़ा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 4, देयर मस्ट बी सम प्राइस फॉर द गुड्स। ठीक है, तो 5 हमारे एसेंशियल्स हैं। अभी उन पांचों को हम एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरऑल देख लिया हमने। सबसे पहली बात क्या है, लीगल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी बात क्या आई, 2 पार्टीज इन्वॉल्व होनी चाहिए। तीसरी बात, जो माल बिक रहा है वो गुड्स होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होनी चाहिए, और प्राइस होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करें। पहली बात, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी लीगल होना चाहिए सब कुछ। दूसरी बात, 2 पार्टीज होनी चाहिए। तीसरी बात, गुड्स है। चौथी बात, ऑनरशिप है। और पांचवी बात, प्राइस है। ये पांचों चीजें जब इन्वॉल्व होंगी, जैसे चाय होती है ना, चाय कब मानी जाएगी चाय, जब उसमें दूध हो, जब उसमें चीनी हो, उसमें पत्ती हो, है ना, उसको बॉईल किया हो, व्हाटएवर। आई मीन टू से जब तक कोई भी इंग्रेडिएंट गायब है तो कुछ और ही बन जाएगा।
ऐसे ही सेल को सेल तभी मानेंगे जब ये पांचों बातें पूरी हों, सब कुछ पक्का पक्का, दो पार्टीज हैं, ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, पैसे लिए जा रहे हैं और वो भी रिलेटिंग टू गुड्स है। ये कुछ पूछना है? इजी। चलिए अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे। पहला, पेज नंबर 2 पे वापस आ जाएं। ये कहता है ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। मिला? ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फुलफिल्ड। ये कहता है इट इज एन इंपॉर्टेंट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है? According to this, a contract of sale must fulfill all the requirements of a valid contract. For example, free consent. Free consent क्या है? फ्री विल। आपसे मैंने ये चीज खरीदनी है, जबरदस्ती थोड़ी है। माना मैं जाऊं और आपको बोलूं ये चीज आप मुझे बेच दो, आपको मुझे नहीं बेचनी, मैं कोई कैसे नहीं बेचनी, तो दुकान क्यों खोली हुई आपने? अरे वो दुकान खरीदी हुई, लेकिन आपको नहीं बेचना। सपोज किसी भी रीजन से शॉपकीपर ये डिसाइड करता है वो आपको माल नहीं बेचना चाहता, आप उसे जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अगर इनवैलिड होगा तो क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाए तो क्या हो जाएगा? गोली चल जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है इनकी बात। मेन कोई भी चीज क्या होती है कि अगर एक चीज आपने लॉ के प्रोसेस से नहीं की, सपोज मैंने एक बर्गर छीन के खा लिया तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तो मैं ले लिया और खा लिया। ठीक है, उसमें तो झापड़ पड़े तो पड़े, नहीं तो और कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ गड़बड़। बाकी अगर कोई महंगी चीज है लाखों करोड़ों की, तो उसमें क्या होता है जब कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हम कहां भागते हैं? पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, कोर्ट में केस करते हैं। वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो हम इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो इतनी देर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हम छोटे बच्चे हैं, है ना। हमने अभी तक रिस्ट वॉच मोबाइल फोन खरीदा 1000-2000 रुपए का, उसके लिए हम कोई कोर्ट केस नहीं करते, यूजुअली नहीं करते। करने को कई लोग होते हैं कि किसी बात से चिढ़ जाते हैं, घटिया मोबाइल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कंज्यूमर फॉरम चले गए वो, बट रेयरली। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं, जब एक्ट हम पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स, तो गुड्स तो फिर आपको पता ना जो फैक्ट्री माल बना हुआ बिक रहा है वो भी गुड्स हो गया, और वो करोड़ों में अरबों में भी हो सकता है। तो यही सारे प्रोविजन तो फिर अप्लाई होंगे। तो कितनी हाई वेलोसिटी भी हो सकती है किसी भी ट्रांजैक्शन की। जब एक एक्ट बन गया तो बन गया। बात समझ में आ रही है? हम अभी उतने तक ही सोच पा रहे होंगे ज्यादातर जो हम चीजें खरीदते हैं सिंपल सी, तो इसलिए हमें कम समझ में आ रहा हो, लेकिन फिर भी जो एसेंशियल्स है, तो कहने का मतलब है जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर वो एसेंशियल्स हमने पूरे नहीं किए, पांचों में से कोई भी बात गड़बड़ होगी, तो कल को फिर कोर्ट कह देगा जी आपका तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर था ही नहीं, बताओ मैं क्या करूं इसमें। सबसे पहले तो ये प्रॉपर होना चाहिए ना, एक एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए ना। एग्रीमेंट टू सेल में कुछ नहीं होने वाला। एग्रीमेंट टू सेल में कुछ होएगा कब? जब वो सेल बनेगा। सेल कब बनेगा? जब वो कंडीशंस या टाइम पूरी होंगी। अल्टीमेटली इसीलिए तो भी हमने पढ़ा, सेल अलग है, एग्रीमेंट टू सेल अलग है। एग्रीमेंट टू सेल की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उससे जो क्रिएटेड राइट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। इज इट राइट? तो सबसे पहली बात है फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं चलेगी। दूसरी बात कंसिडरेशन होनी चाहिए, ये तो हमने आगे जाके भी पढ़ा, प्राइस होना जरूरी है। फ्री में दोगे तो वो गिफ्ट में चला जाएगा, गिफ्ट एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा, कंसिडरेशन के बाद कंपिटेंसी दो पार्टीज, यूजुअली हम माइनर्स के साथ कोई भी डील नहीं करते, कम से कम 18 साल की उम्र हो। लॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अगर आप कोई इलीगल बात कर रहे हैं, इलीगल चीजों में डील कर रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, है ना। इफ एनी ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मिसिंग देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल शैल नॉट बी वैलिड। कोई एक चीज भी गड़बड़ हो गई तो ये क्या बन जाएगा? इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 3 टॉप पे दो एग्जांपल दिए हैं। एक में इन्होंने कहा जैसे सपोज एक ने दूसरे को माल बेचा, ए एग्री टू सेल फर्नीचर टू बी विदाउट कंसिडरेशन, बोले नहीं चलेगा, कंसिडरेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा एन एग्रीमेंट टू सेल स्मगल्ड गुड्स, स्मगल्ड गोल्ड इज नॉट वैलिड एज इट्स कंसिडरेशन इज अनलॉफुल। इज इट क्लियर? आप कहां पढ़ रहे हो सर? ध्यान से सुनो ना, पेज नंबर 3 पे टॉप पे पढ़ रहा हूं मैं। पेज नंबर 3 पे टॉप पे मैंने दो एग्जांपल दिए। एक में हमने फर्नीचर बेचा है लेकिन उसमें कंसिडरेशन गायब था तो गड़बड़ हो गई। एक में स्मगल्ड गोल्ड को हम डील कर रहे थे तो कंसिडरेशन अनलॉफुल है इसलिए वो काउंट नहीं होगा। इज इट फाइन प्लीज? नेक्स्ट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ख्याल से पढ़ने का पढ़ाने का कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा एपरेंटली क्लियर है पॉइंट, छोड़ रहा हूं। तीसरा, देयर मस्ट बी सम गुड्स एज ए सब्जेक्ट मैटर। जो चीज हम डील कर रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, वो किसकी हो रही है? गुड्स की। ये है एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, बेशक एग्जाम में लिखवाएंगे नहीं, लेकिन हाँ उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा हर बार पूछते ही पूछते हैं।
लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कैन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुड्स की डेफिनेशन जो है ना, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। कुछ चीजें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स के अंदर यूज की जाती हैं, उसमें से एक एरिया ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लें। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स इन मनी। तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड किया? सब चीजें जो भी मूवेबल है। शुरू से मैं पढ़ा रहा हूं, ये एक्ट उस पर एप्लीकेबल है। दो चीजों पे एप्लीकेबल नहीं है, एक मनी, मनी भी तो मूवेबल है, और एक एक्शनेबल क्लेम्स, डेट्स। जैसे मैंने आपको माल उधार में बेच दिया तो पैसा तो लेना ना आपसे, बट उसको भी मैं बेच तो सकता हूं, बिक भी जाते हैं। सपोज मैंने आपको 10 लाख का माल उधार बेच रखा है, ऐसे 10 लोगों को बेच रखा है 1 करोड़ का माल, और अब मैं दुकान बेच के जा रहा हूं, मुझे नहीं काम करना, तो जिसको मैं दुकान बेचूंगा उसको वो डेट्स भी तो बेच दूंगा, भाई तू रिकवरी कर लियो। बट उसके अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स। इस बात को पॉजिटिव लैंग्वेज में इधर लिख लो साइड में। सेल ऑफ गुड्स एक्ट या एसओजी एक्ट कर दो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट या एसओजी एक्ट नॉट एप्लीकेबल सेल ऑफ गुड्स एक्ट नॉट एप्लीकेबल ऑन sale of money, sale of goods act not applicable on sale of money and sale of actionable claims, and sale of actionable claims। actionable claims के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डेट्स। मेनली इसमें डेट्स ही बनते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड डेट्स, अकाउंट्स आप सबने पढ़ा हुआ है। ठीक, इजी। मनी की सेल कब होती है भाई? मनी की भी सेल होती है? 1000 रुपए का नोट कोई बेचता है? सोचो सोचो सोचो, अगर नहीं होता तो मैं बताता ही क्यों। हाँ होती है। अभी बोलूंगा, आप बोलोगे हाँ होती है। एटीएम से तो विड्रॉल है, सर्विस है, सेल नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर्स हैं, आप उसको बेचते हो और उसके बदले में रुपीज लेते हो, और ये काम फ्री में नहीं होता। देयर इज एन ऑथराइज्ड एक्सचेंज डीलर्स एंड दे चार्ज सम अमाउंट। फ्री में नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि भाई डॉलर अगर आज 50 रुपए का है तो आप डॉलर दोगे 50 के 50 पूरे मिल जाएंगे। दे विल चार्ज सम कमीशन। यूजली बैंक्स एंड ऑथराइज्ड डीलर्स डू दिस। तो सेल ऑफ मनी भी होता है, ठीक है। सेल ऑफ मनी फॉरेन एक्सचेंज के केस में होता है, करेक्ट। बट उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ मना कर दिया गुड्स में हम मनी को डेफिनेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें नीचे जाके पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मैटर डील कर ही रहे हैं तो हाथ के बताता हूं। जैसे माना मेरे पास कोई पुराना नोट है, अकबर के जमाने का कॉइन है कोई, उस जमाने में नोट नहीं होते थे, कॉइन होते थे। तो कोई पुराना कॉइन है, पुराना कुछ है, तो वो मनी है ना। अगर आज मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये पहले होता था ना, क्या बोलते थे उसको, आना, पिक्चर में था ना वो 4 रुपया 12 आना कुछ था ना, तो वो आना अगर आपके पास हो तो चलेगा? मार्केट में नहीं चलेगा। तो फिर बिकेगा? बिक तो जाएगा बहुत महंगा। अगर आप किसी को बोलो ये एक आना है, तो 10 रुपए में 100 रुपए में ले लेगा आपसे, कहेगा भाई कमाल है, कहां चलाया तू। देखा ही नहीं हो ना, मैंने अपनी जिंदगी में आना नहीं देखा। आपने देखा? नहीं देखा। अगर कोई दिखाए आना हो, लिखा हो उस पर 1875 या समथिंग समथिंग और पुराना, या कोई कॉइन कोई दिखाया आपको 1600 का 1700 का, तो शायद आप काफी महंगे में खरीद लोगे। एम आई राइट? लॉ क्लैरिफाई करता है कि उसको मनी नहीं मानेंगे। इसका मतलब उसकी सेल पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर मनी एप्लीकेबल नहीं है, और फिर हम आपको ये पढ़ाएं कि ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड नोट्स मनी नहीं है, तो इसका मतलब फिर वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर हो गया। सिंपल सी बात। हाँ, एंटीक गुड्स में आ गया, ठीक है। लिखो इसको पॉजिटिव लैंग्वेज में, उधर जाके लिखो। मनी डज नॉट इंक्लूड, money does not include, money does not include sale of, I'm sorry मैं कहां चला गया। money does not include old coins oblique old notes, money does not include old coin oblique old notes, full stop. It means SOG Act,
Sale of Goods Act is applicable, it means Sale of Goods Act is applicable, it means Sale of Goods Act is applicable on sale of old coins, etc. On sale of old coins, etc. Easy? अब हम आपको पढ़ाएंगे लीगल डेफिनेशन और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. आई एम ऑन पेज 3, इधर उधर मत घूम जाना. ये कहता है goods means every kind of movable property other than actionable claims and money. I hope the first line is clear now. And it includes stocks and shares. Stocks and shares का मतलब बेसिकली शेयर्स ही होता है. ये जो टर्म है ना स्टॉक, ये कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स के लिए बोल देते हैं. तो बेसिकली स्टॉक्स एंड शेयर्स मीन्स शेयर्स. ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स बोले तो किसी भी चीज की फसल, किसी भी चीज की, वीट, राइस, एनी काइंड ऑफ दाल, कुछ भी, ग्रास, एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. क्या मतलब हुआ? पेड़ नहीं होते, कई बार पेड़ को काट के बेच देते हैं. एनीथिंग जो जमीन में उग रही है, शुगर केन, कोई भी चीज जो जमीन का पार्ट है. एक्चुअली फिर इसको क्यों लिखा इन्होंने? दिमाग इतना क्यों खर्चा है इस पर? क्यों लिखा ये? मतलब दुनिया में हजारों तरह के गुड्स हैं, ये पेड़ों के पीछे क्यों पड़ गए भाई? कुछ लॉजिक सोच सकते हैं आप? मैं तो बता ही दूंगा भाई. आप उस एंगल पे मत सोचो ना. पेड़ को आप वो लकड़ी वाला पेड़ भी मत सोचो. पेड़ का मतलब कई ऐसे फ्रूट्स वाले पेड़ भी हैं जिनको देना ही है या उनके आइटम है. अब देखा जाए तो आपने तो देखे होंगे ना वो जितने भी होते हैं ये हमारे वीट, राइस वगैरह, आखिर इनका भी चाहे पतला सा पेड़ होता है, पेड़ तो होता ही ना, उसी को तो उखाड़ते हैं, उसी में से तो निकलता है ना. तो वो उस एंगल से आप सोचो. मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में क्यों लिखा ना, बाकी तो कोई चीज नहीं लिखी. कोई लॉजिक सोच सकते हो? व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच इज अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड? व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग ओनली? कहने का मतलब है कि जो इनकी डेफिनेशन है ना, वो ये कह रही है कि भाई गुड्स में सब तरह के गुड्स आएंगे. पॉइंट नंबर 1, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स नहीं आएगा. पॉइंट नंबर 2, और वो चीज जो जमीन से जुड़ी हुई है लेकिन हटाकर बेचनी है वो आएगी. 3 बातें कर दी. एक में सब कुछ इंक्लूड कर दिया, एक में बता दिया ये नहीं आएगा, एक में बता दिया इसको आएगा. जो बताई आएगा वो क्लैरिफिकेशन हो गई. तो इसको क्यों क्लैरिफाई किया? सोच पा रहे हो? नहीं तो मैं बताता हूं, सोचोगे फिर आपको समझ में आएगा. हाँ ठीक है. नहीं, रॉन्ग. हाँ, लॉजिक नहीं है ये. सही लॉजिक क्या है इसका मैं समझाता हूं. लॉजिक ये है कि हम बात कर रहे हैं मूवेबल गुड्स की. कोई भी ऐसी चीज जो मूव कर सकती है, और ये जो जमीन में उग के है ये तो मूवेबल नहीं है, स्टैंडिंग है. लेकिन अगर हम इसको उखाड़ के या काट के फिर बेच रहे हैं तो वो मूवेबल में कन्वर्ट हो जाती है. तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए इस डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया गया है. और कोई लॉजिक नहीं. बिकॉज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहली लाइन जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी पढ़ा दिया गया था, इज डीलिंग ओनली विद मूवेबल. कोई भी आदमी कह सकता है सर पेड़ कैसे मूवेबल होते हैं, समझाओ मेरे को, है ना. तो इसलिए उन्होंने उस चीज के झगड़े को खत्म करने के लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिफाइन कर दिया कि ठीक है भाई झगड़ो मत. पहले से हमने आपको क्लियर कर दिया कि भाई मूवेबल गुड्स के अलावा हम वो चीजें भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे जो ग्रोइंग क्रॉप्स की वगैरह की फॉर्म में है, जो कि हम काट करके बेचते हैं. इसका मतलब अगर मैं पेड़ बिना काटे बेच दूं तो वो कवर होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? द आंसर इज नो. और अगर मैं काट के बेचूं तो कवर होगा? द आंसर इज यस. ठीक है. अब इस पॉइंट के ऊपर हाथ से लिखो. इफ वी आर सेलिंग ट्रीज आफ्टर कटिंग देम, if we are selling trees after cutting them, if we are selling trees after cutting them, then it is covered in Sale of Goods Act. Then it is covered by Sale of Goods Act. But if we are selling them without cutting,
But if we are selling them without cutting, then it is not covered by Sale of Goods Act. Then it is not covered by Sale of Goods Act. क्यों नहीं कवर्ड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में? और टेक्निकल जवाब दे सकते हो? और कोई जवाब दे सकते हो? और कोई जवाब दे सकते हो? और कोई जवाब दे सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि दैट क्वेश्चन मैं इस तरह से बना दूं दैट इफ वी आर सेलिंग ट्रीज विदाउट कटिंग देम इट इज नॉट कवर्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, व्हाई? हाँ, या इसको मैं ऐसे कहना चाहूंगा टेक्निकली, जो मैं पढ़ा रहा था मैं उसी सब्जेक्ट पे, ये जवाब ठीक है ऑलमोस्ट, इट इज नॉट गुड्स। क्योंकि गुड्स की डेफिनेशन में आने के लिए जरूरी है कि वो कट हो, अब वो कट तो हो नहीं, तो ये गुड्स ही नहीं, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील ही सिर्फ गुड्स से करता है। क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाओ। इन अदर वर्ड्स, वापस आ रहा हूं पेज नंबर 3 पे, गुम मत जाना, बीच में हूं, पेज नंबर 3 के सेंटर के आसपास पढ़ रहा हूं। ये कहता है इन अदर वर्ड्स गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इट इंक्लूड्स ए स्टॉक्स एंड शेयर्स, बी ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, सी थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच कैन बी सीवियर्ड फ्रॉम द लैंड। ठीक है, सीवियर्ड मीन्स सेपरेटेड, अलग करना, लिख लो ऊपर हाथ से, सिंपल लैंग्वेज में भी लिख लो, सीवियर्ड मीन्स सेपरेशन, अलग करना। हरी बात सुनिए। एंड एनी अदर काइंड्स ऑफ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल एसेट। ये टेंजिबल क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कोई भी बिल्डिंग वगैरह। और इनटेंजिबल जैसे इसके एग्जांपल भी आगे दिए हुए, लाइक ट्रेडमार्क, गुडविल। जैसे गुडविल बड़ा कॉमन एग्जांपल है, गुडविल भी हमारी एसेट है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, तो वो इनटेंजिबल एसेट है। इजी। तो ये सब चीजें जो हैं, जो भी चीज गुड्स की डेफिनेशन में आ गई उसकी सेल फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आ गई ऑटोमेटिक। जो चीज गुड्स की डेफिनेशन से भाग गई उस पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट तो गुड्स पे डील कर रहा है और हम गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो पहले हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ ही रहे हैं, और अब हम उसमें हाथ के बीच में गुड्स की डेफिनेशन भी डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ए एग्री टू सेल टू बी हिज व्हीट क्रॉप विच इज ग्रोन इन हिज एज फील्ड। दे एग्रीड दैट अपॉन द पेमेंट ऑफ द प्राइस बी माइट कट द क्रॉप एंड टेक इट अवे। इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज द ग्रोइंग क्रॉप इज इंक्लूडेड इन द टर्म गुड्स एंड कैन बी वैलिडली सोल्ड। इजी है। It may however be noted that the term goods does not include immovable property or things forming part of land itself। एक दो एग्जाम्पल भी दिए, जैसे कोल माइन है तो वो जमीन का हिस्सा ही है, उसमें से खोद रहे हैं, अलग नहीं कर रहे, उसमें से खोद रहे हैं, तो उसको इन्होंने कवर नहीं किया। या बिल्डिंग स्टोन क्वेरी, ये तो वही चीज हो गई। कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्री में हम कट करके उसको अलग ही कर लिया, उसमें से हम जमीन में से खोद रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफी हद तक सेम है, लेकिन फिर भी एक बुक्स के अंदर स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है इसमें कि जो चीज जमीन का ही हिस्सा है, निकलने के बाद भी एक तरह से उसका वो नेचर चेंज नहीं हो रहा। कोल माइन अभी भी कोल ही है, पेड़ तो कटने के बाद एक तरह से वुड में कन्वर्ट हो गया। इट्स अपीयर्स लाइक दैट ना। जैसे जो हमने वीट का वो था, क्या बोलते हैं, ट्री था, वीट ट्री पतला था, वो जो उसको काटा तो वो अब नाउ वीट में कन्वर्ट हो गया। उसको पीस देंगे तो फिर तो फ्लोर में कन्वर्ट हो गया, आटा बन गया, तो उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, फिर तो ठीक है। अगर वो जमीन से खोदने के बाद भी उसी फॉर्म में ही रहा, इट अपीयर्स फ्रॉम दिस एग्जांपल। जैसे कोल माइन है, कोल माइन से क्या निकलने के बाद भी वो कोल की अभी फॉर्म में ही चल रहा है। तो जब ये कोल माइन को हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो प्रोसेस नहीं है, लेकिन जब वो निकल के कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, आफ्टर ऑल कोल माइन से एक्सट्रैक्शन के बाद तो कोल बनेगा ना, तो उसकी जो सेल होगी दैट इज ऑब्वियसली कवर्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। मैं फिर से बोलता हूं, जब जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, it may be noted that the term goods does not include immovable property or things forming part of land itself। अब जैसे कोल माइन है, सपोज मैंने आपके साथ ये ट्रांजैक्शन की है कि आप कोल माइन में से कोल एक्सट्रैक्ट कर लो ना, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट ए सेल। इट इज जस्ट लाइक आई एम टॉकिंग द सेल ऑफ फिक्स्ड ट्रीज। जब आपने ट्री को कट कर दिया, जमीन से खत्म हो गया उसका काम, उसके बाद जब आप बेच रहे हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर है। ऐसे कोल माइन की एक्सट्रैक्शन की सपोज मेरी इनके साथ डील हुई, इट इज नॉट कवर्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब वो किसी और को बेच रहे हैं, नाउ इट इज ए कोल,
इट इज नॉट कोल माइन और एनीथिंग अटैच टू लैंड, इट इज अ कोल, कोयला है, गोल्ड माइन से गोल्ड निकलेगा। जब वो सेल होगी तब तो टैक्स लगेगा भाई, टैक्स लगेगा मीन्स वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में फिलहाल कर, उस प्रोसेस में नहीं लगेगा। मैंने आपको क्या बोला, अगर हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, सपोज आई एम द ऑनर ऑफ द माइन एंड आई एम अलाउइंग यू टू एक्सट्रैक्ट, तो मैंने आपको एक्सट्रैक्शन का राइट दे दिया, वो ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, नाउ इट्स ए मूवेबल आइटम, वंस यू हैव एक्सट्रैक्टेड इट, इट इज ए मूवेबल आइटम एंड देन यू आर सेलिंग, देन इट इज कवर्ड। देन व्हाट यू आर सेलिंग इज ए coal, that is a movable item. Is it clear? Next, money. Money means legal tender. Legal tender means currency of the country. जो नोट होते हैं, and not the old coins or old notes which are held by anyone for hobby etc. And actionable claims means a claims which can be enforced through the court of law. Enforced means like जिसके ऊपर हम कोर्ट में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप लिख लो, which can be enforced through court of law means we can file a case in the court of law. इस लाइन को अंडरलाइन करके इसका एक सिंपल मीनिंग बना लो, means we can file a case in the court of law, means we can file a case in the court of law. For example, a debt due from one person to another is an actionable claim. This also cannot be the subject matter of sale. ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि सेल में दो चीजें नहीं कवर होंगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, क्या क्या, डीलिंग इन मनी एंड डीलिंग इन एक्शनेबल क्लेम्स। Is it fine? Then fourth point, the property in the goods must be transferred to the buyer. जो भी हमारा बायर है उसको प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए। अब यहां पे इन्होंने बताया कि जो ऑनरशिप है वो दो तरह की है, एक जनरल ऑनरशिप और एक स्पेशल ऑनरशिप। फालतू की कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ऑनरशिप तो ऑनरशिप ही होती है, और वो कौन सी होती है, जनरल ऑनरशिप। जनरल ऑनरशिप मीन्स कंप्लीट ऑनरशिप, कि मेरे को पूरा राइट है, चाहे मैं चीज किराए पे दूं, चाहे मैं बेचूं, चाहे मैं गिफ्ट करूं, मेरे को जो करना है मैं करूं। और स्पेशल ऑनरशिप होती है कि एक पर्टिकुलर राइट आपको दी थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किराएदार हो, एग्जैक्टली देखा जाए तो आप भी तो एक तरह से मालिक ही हो गए ना, इन ए वे। अब आप उसको जैसे चाहे यूज कर सकते हो, दिन में 24 घंटे जब मर्जी आओ, रखो उसको, जो मर्जी जैसे मर्जी करो, बट इट इज ए स्पेशल ऑनरशिप इन द सेंस लिमिटेड ऑनरशिप, ठीक है। तो उसको सिंपल लैंग्वेज में नेक्स्ट पेज पे नोट कर दो। ऑनरशिप इज ऑफ टू टाइप्स, या एक सेकंड दोबारा से लिखो, ये ना प्रॉपर्टी लिखते हैं, मतलब कहां से लिखे हैं। द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, एक बार फिर से लिखो, द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप। अगले पेज पे लिखो, यहां नहीं आएगा सर, तो लिखो बड़ा, जो चीज लिखवा रहा हूं ना उसमें लिखने के लिए काफी स्पेस चाहिए होता है, इसीलिए मैंने आपको एक साइड ब्लैंक करके दिखे, आप काफी सारा लिखो। द वर्ड प्रॉपर्टी मीन्स ऑनरशिप, इट इज ऑफ टू टाइप्स, it is of two types, general ownership and special ownership. It is of two types, general ownership and special ownership. Next line, general ownership means complete ownerships. General ownership means complete ownership. General ownership means complete ownership, ठीक है। That is having all the rights connected with the property. That is having all the rights, that is having all the rights connected with the property. With the property, connected with the item, connected with the goods, जिसको हम डील कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्पेशल ऑनरशिप इज लिमिटेड ऑनरशिप। Special ownership is limited ownership. Special ownership is limited ownership.
फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। यानी किसी भी एक काम के लिए अगर ऑनरशिप है तो वो स्पेशल है, इन जनरल तो जनरल ऑनरशिप। ऑनरशिप बाय डिफॉल्ट मींस जनरल ऑनरशिप। जब एक चीज है तो उसके अंदर उससे कनेक्टेड सारे राइट ही आएंगे ना हमारे पास, कोई एक दो चीज थोड़ी आएगी। एक चीज मेरी है तो है, मैं उसका मालिक हूं, मैं जो मर्जी करूं, चीज को रखूं, बेचूं, गिफ्ट करूं, फेंकूं, तोड़ूं, जो मर्जी करूं, राइट। चलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं। द टर्म प्रॉपर्टी इन द गुड्स मींस द ओनरशिप ऑफ गुड्स। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी इन द गुड्स एंड नॉट द स्पेशल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ए ओन सर्टेन गुड्स, ही हैज जनरल प्रॉपर्टी, बट इफ दे आर प्लेज्ड विद बी, प्लेज समझते हो? गिरवी रखना, गिरवी रखने को समझते हो क्या होता है? मान लेते हैं सपोज मैंने आपसे 1 लाख रुपए का लोन लिया। मॉर्टगेज इज ए टर्म, मॉर्टगेज और प्लेज ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस क्या होता है कि मॉर्टगेज होता है प्रॉपर्टी से कनेक्टेड। उसमें क्या होगा कि मैं प्रॉपर्टी तो आपके पास गिरवी रख नहीं सकता ना, प्रॉपर्टी तो कहां उठा के लेके जाऊंगा, यहीं रहेगी, मैं आपको कागज दे दूंगा उसके, है ना। लेकिन प्लेज में क्या होगा, जैसे गहनों को, खासकर ज्वेलरी को प्लेज करते हैं, तो ज्वेलरी मैंने आपके पास ही रखवा दी, इट इज कॉल्ड प्लेज, करेक्ट। यानी जहां पोजेशन भी ट्रांसफर होती है वो प्लेज है। और वैसे भी प्लेज इज ए टर्म कनेक्टेड विद मूवेबल गुड्स और मॉर्टगेज विद इमूवेबल। ये सारा भी इसी चैप्टर में आगे आएगा, अदरवाइज मैं आपको अभी लिखवाता ये सारी बातें, बट मैं तब लिखवाऊंगा जब ये रेलेवेंट जगह पे आएंगे हम। प्लेज का मतलब तब लिखवाऊंगा, ठीक है। समझ में तो आ गया। तो गिरवी रखने में इसमें जैसे एग्जांपल दिया, लाइक ए हैज सर्टेन गुड्स, ही हैज जनरल प्रॉपर्टी, बट इफ दे आर प्लेज विद बी, देन बी हैज लिमिटेड इंटरेस्ट कॉल्ड special interest in the goods. In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred. However, the physical delivery is not essential. तो यानी कि जब ट्रांसफर की बात हो रही है तो वैसे जब अब सेल होती है तो सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ विच प्रॉपर्टी? जनरल प्रॉपर्टी और जनरल ओनरशिप। लिखो, सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, उसको तो सेल मानेंगे ना। जहां पर आपको फुल राइट मैंने ट्रांसफर किए वो सेल है, लिमिटेड राइट्स मैंने ट्रांसफर कर भी दिए तो उसको सेल मानेंगे नहीं, ठीक। सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज जनरल ओनरशिप, दैट इज फुल राइट्स, ठीक है। चलिए पेज 3 लास्ट पैराग्राफ छोटा सा है। समटाइम्स द ओनरशिप इज एग्रीड टू बी ट्रांसफर्ड एट सम फ्यूचर डेट, दिस इज एग्रीमेंट टू सेल एंड इट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई खास बात नहीं है जिसको मैं पढ़ाऊं। पेज नंबर 4 ये कहता है देयर मस्ट बी सम प्राइस फॉर द गुड्स। मैंने आपको पहले बोला था प्राइस होना जरूरी है, अगर प्राइस नहीं होगा तो क्या होगा? गिफ्ट। ऊपर लिखो, जगह है, स्पेस ऊपर है, यहां ऊपर देखो, इसके ऊपर जगह है, यहां पर लिखो, इफ नो प्राइस देन इट इज अ गिफ्ट। इफ नो प्राइस देन इट इज अ गिफ्ट। ठीक है ना, प्राइस होना जरूरी है। अब पढ़ेंगे इसको। देयर मस्ट बी सम प्राइस फॉर द गुड्स, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड्स मस्ट बी सोल्ड फॉर सम प्राइस एंड इट मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ मनी। Where the ownership of the goods is transferred for any consideration other than money, then it is not a sale but a barter. ये तो नाम सुना होगा आपने, barter, कहीं ना कहीं पहले आया होगा। हाँ, exchange, barter, है ना। And it is not covered by Sale of Goods Act. यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दो, शायद आगे भी दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिख दो, barter is not covered by SOG Act. Barter is not covered by SOG Act. Sale of Goods Act में कवर नहीं होता ये। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक अलग पॉइंट उठाया इन्होंने। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने पॉइंट उठाया कि अगर हमने कोई चीज बेची और उसमें आपको कुछ पैसा कैश दिया और कुछ वैल्यूड अप गुड्स दे दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है, मान लेते मैंने आपसे नया मोबाइल खरीदा, वो 20,000 का है, मैंने आपको एक अपना पुराना मोबाइल दिया, आपने कहा जिसकी वैल्यूएशन में 4,000 लगाऊं, ठीक है सर, ये 4,000 का मोबाइल लो, 16,000 कैश लो। नाउ वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज सेल, द आंसर इज यस। अगर आपके पास भी एक मोबाइल है, मेरे पास भी एक मोबाइल है, हमने एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया फॉर वट एवर रीजन, वो हरे रंग का था, एक नीले रंग का था, मुझे नीले रंग पसंद है, आपको हरा रंग पसंद है, गलती से दोनों के पास अलग अलग रंग थे, हमने बदल लेते हैं, बदल लिए। नाउ दिस इज नॉट ए सेल,
बिकॉज दिस इज एन एक्सचेंज। लेकिन अगर प्राइस में कुछ कैश एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाए और दूसरा के गुड्स का वैल्यूएशन कर दिया जाए, देन इट इज ट्रीटेड लाइक सेल। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट कंसिडरेशन में बी पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएटेड गुड्स। ठीक है। सो इसको आप और एक बार नोट कर लो फॉर माई सेटिस्फेक्शन। पहला आप लिखो ओनली कैश इज सेल, दूसरा कैश प्लस काइंड है ना, ये भी सेल, और तीसरा ओनली काइंड, दिस इज एक्सचेंज। सिंपल हो गया ना। अगर कोई भी चीज सिर्फ कैश में डील हुई तो सेल में आ रहा है, कैश प्लस काइंड है फिर भी सेल में आ रहा है, लेकिन अगर ओनली काइंड है फिर उसको एक्सचेंज मानेंगे, और फिर एक्सचेंज होते ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर। सही समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा, जो इसमें लिखा हुआ उसी को पढ़ देता हूं। जैसे इसने कहा कि 50 किलो चीनी बेची 50 रुपए पे। ठीक है। कैसे उसने किया, 100 किलो उसने चावल दे दिया, 100 kg राइस 20 रुपए के हिसाब से, और बाकी का कैश दे दिया। वेदर इट इज सेल, द आंसर इज यस, क्योंकि इसमें कैश प्लस काइंड दोनों है, तो इसको सेल। ठीक है। अगेन आई वांट टू गिव यू 1 मिनट। दिस इज द सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था इसमें 5 चीजें हैं। पहली बात, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल कंसिडरेशंस हैं, प्री कंसेंट है, वो सब चीजें होनी चाहिए। दूसरा 2 पार्टीज होनी चाहिए, तीसरा गुड्स होना चाहिए, चौथा ऑनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, और 5वां प्राइस होना चाहिए। एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर दो, कुछ डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक रीडिंग, हैव ए क्विक लुक एट द चैप्टर। सही। एक बार सारा मेरे को आप रिवाइज करा दोगे प्लीज, मैं भूल गया क्या क्या बताया था। शुरू से चलो, पेज खोलो, पेज 1। सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब से एप्लीकेबल है? 1 जुलाई 1930। किस में डील करता है? ओनली मूवेबल गुड्स में। इमूवेबल प्रॉपर्टी किस में जाती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। कहां कहां एप्लीकेबल है ये एक्ट? पूरी इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। और कौन सा और सा एक्ट है जो एप्लीकेबल था पहले और अभी भी है इसमें एप्लीकेबल? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा मेनली इसके अंदर? सेल, वो कोई खास मैंने कहा था उसमें कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। जो डेफिनेशन ऑफ सेल हमने पढ़ी थी, जो आगे भी हमने पढ़ी, इसमें मेन पॉइंट क्या था? सेल और एग्रीमेंट टू सेल में बेसिक मीनिंग क्या था?
सेल में था इमीडिएट ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही थी, और एग्रीमेंट में सेल में क्या था, फ्यूचर में हो रही थी। फ्यूचर में या तो कोई कंडीशन या कोई डेट के हिसाब से, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, है ना, जो मेन बात हमने पढ़ी थी। और हमने फिर ये बात भी पढ़ी थी कि एग्रीमेंट टू सेल फाइनली सेल बन जाता है कब, जब वो कंडीशन या वो डेट पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद हमने एसेंशियल्स पढ़े वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, इसमें 5 बातें आई सामने, ठीक है। कौन कौन सी 5 बातें सामने आई? एक तो उसके अंदर जो भी एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लाइक फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड ऑल दैट शुड बी देयर। दूसरी बात, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। तीसरी बात, गुड्स की डेफिनेशन पूरी होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि वो ऑनरशिप कौन सी ट्रांसफर होनी चाहिए, ऑनरशिप जनरल ऑनरशिप ट्रांसफर होनी। और 5वां, प्राइस होना चाहिए। प्राइस के अंदर हमने पढ़ा कैश होना चाहिए तो, या फिर कैश प्लस काइंड भी चले, ठीक है। गुड्स की डेफिनेशन में हम थोड़ा डिटेल में गए थे, तो गुड्स में ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल गुड्स आएगा, और क्या नहीं आएगा, 2 चीजें बोली थी, मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स, ये नहीं आएगा। और एक क्लैरिफिकेशन पॉइंट जुड़ा हुआ था कि कोई भी चीज जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड है, अगर उसको हम सीवियर कर रहे हैं, कट कर रहे हैं उससे पहले, लाइक ट्रीज, और उसको हम सेल कर रहे हैं, तो ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास वगैरह, ये सब भी डेफिनेशन ऑफ सेल में, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज लाइक गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये भी आएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास वगैरह भी आएगा, ठीक है। क्या आपको लगता है जो मैंने आज पढ़ाया वो आपको याद है, समझ में आ गया सारा? पक्का? आज के लिए छोड़ दूं, इतना बहुत है। थैंक यू।